नमस्कार, हमारे विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। कहते हैं संवाद बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सुदूर से खींच कर ले आती है। संवाद न सिर्फ हमें सच तक पहुंचा सकता है, बल्कि ये कई बार बड़े जनसमूह तक को सौहार्द का पाठ भी पढ़ा सकता है। लेकिन जब बात देश के नेतृत्व, उनकी दृष्टि और जन आकांक्षाओं की हो, तो संवाद की महत्ता काफी बढ़ जाती है। और इसी संवाद की एक अनोखी और मजबूत पहल है प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम। आज अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का ये संस्करण खास इसलिए भी है क्योंकि ये नए साल यानी साल 2016 का पहला संस्करण है। दूरदर्शन समाचार के साथ साथ मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर अभी थोड़ी देर में ही 11 बजे से शुरू होगा। ये संवाद हिंदी में होता है, इसलिए आप इसे क्षेत्रीय भाषाओं में आकाशवाणी के सभी संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों से आज शाम 8 बजे से सुन सकते हैं। इसके अलावा देश विदेश में बड़ी आसानी से इसे सुना जा सकता है, क्योंकि मन की बात का प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। एक साल से ज्यादा पुरानी मन की बात की पहल ने देश की जनता से रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री का अपने विचार और देश की प्रगति से जुड़ी बातें साझा करने के इस कार्यक्रम को लोगों ने खूब सराहा है। इस कार्यक्रम में लगातार सकारात्मक बदलाव और लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देखने को मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री के मोबाइल ऐप ने एक बड़ी भूमिका भी अदा की है। इसके अलावा टेलीफोन के जरिए और ईमेल के जरिए लोग अपने सुझाव प्रधानमंत्री से साझा करते हैं, जिसकी झलक हमें मन की बात कार्यक्रम में भी सुनने को मिलती है। मन की बात के अब तक के संस्करण प्रधानमंत्री ने कई ऐसे मुद्दे इसमें सामने रखे हैं, जिसे लेकर समाज में बहस मुबाहिसों का एक नया दौर शुरू हुआ। इस बहस और चर्चा ने एक बड़ी आबादी को प्रेरित किया, कुछ नया कर दिखाने का, अपने आसपास के परिवेश में बेहतरी की पहल का। स्वच्छता, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री लगभग हर मौके पर करते रहे हैं, तो साथ ही मन की बात में इसे लेकर व्यक्तिगत पहल से लेकर दूसरी कोशिशों को भी शामिल करते रहे हैं। दिव्यांग जैसे विचार ने तो एक ऐसे मुद्दे को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया जिसकी जरूरत समाज को अरसे से थी। ये विचार ही है जो सफलता का बीज होती है। यही विचार फल फूल कर हमारे उत्कृष्ट उपलब्धियों का पेड़ बनती है। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम मन की बात में ऐसे विचारों को सामने रखते आए हैं और साथ ही उन कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते रहे हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर हमारे बीच न सिर्फ जागरूकता का विस्तार करते रहे हैं, बल्कि संवाद की परंपरा ने पूरे तंत्र को प्रेरित किया है। अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी सामने रखा है, जिसमें नशे की आदत जैसे बुराइयों पर तुरंत पहल की वकालत सामने आई, तो साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों पर पड़ने वाले दबावों की भी उन्होंने लगातार चर्चा की। किसानों की समस्याओं पर विमर्श सामने आया, तो प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय पहल की चर्चा वो भी एक विषय बनी। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी जोर दिया, तो खादी की महत्ता को एक बार फिर से नागरिकों के सहयोग की उन्होंने अपील की। इन तमाम विचारों ने समाज को एक बेहतर कल की ओर ले जाने की शुरुआत कर दी है। आज एक बार फिर से मन की बात का एक और संस्करण हमारे सामने है और सबकी उत्सुकता ये भी है कि आखिर इस बार कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री छूने वाले हैं और लोगों ने कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में तमाम मुद्दों को छुआ है, जिसमें एक बेहतर कल के विचार भी सामने आते रहे हैं। लोगों ने अपनी उत्सुकताएं भी सामने रखी हैं और अब वक्त हो चला है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का, जो आप आकाशवाणी के सारे नेटवर्क और दूरदर्शन के नेटवर्क पर सुन सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं मन की बात की ओर। मेरे प्यारे देशवासियों, 2016 की यह पहली मन की बात है। मन की बात ने मुझे आप लोगों के साथ ऐसे बांध के रखा है कि कोई भी चीज नजर आ जाती है, कोई विचार आ जाता है, तो आपके बीच बता देने की इच्छा हो जाती है। कल मैं
पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गया था। शहीदों को नमन करने का ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है। ठीक 11 बजे 2 मिनट के लिए मौन रख करके देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले, प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों के लिए, वीर पुरुषों के लिए, तेजस्वी तपस्वी लोगों के लिए श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। लेकिन अगर हम देखें, हम में से कई लोग हैं जिन्होंने ये नहीं किया होगा। आपको नहीं लगता है कि ये स्वभाव बनना चाहिए? इसे हमें अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी समझना चाहिए। मैं जानता हूं मेरी एक मन की बात से ये होने वाला नहीं है, लेकिन जो मैंने कल फील किया, लगा आपसे भी बातें करूं। और यही बातें हैं जो देश के लिए हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। आप कल्पना तो कीजिए, हर वर्ष 30 जनवरी ठीक 11 बजे 125 करोड़ देशवासी 2 मिनट के लिए मौन रखे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये घटना में कितनी बड़ी ताकत होगी। और ये बात सही है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानता। हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। यही तो राष्ट्र की सच्ची ताकत है। और इस ताकत को प्राण देने का काम ऐसी घटनाएं करती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था, तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिंदुस्तान की आज़ादी खादी में ही है, हिंदुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है। हिंदुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं, वह अहिंसा खादी में ही है। और हिंदुस्तान के किसान जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं, उनका कल्याण भी खादी में ही है। सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का महात्म्य बताया है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों से पहुंच सकता हूं, मैंने एक पत्र लिख करके पहुंचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे, तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयों बहनों तक पहुंचने का प्रयास किया है। खादी अब एक सिंबल बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। और खास करके जो होलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है। फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था में बाजार का अपना महत्व है। खादी ने भी भावात्मक जगह के साथ साथ बाजार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है। जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के फैब्रिक आपके पास हैं, कि खादी भी तो होना चाहिए, और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हाँ भाई, खादीधारी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर 10 प्रकार के फैब्रिक है तो एक और हो जाए। लेकिन साथ साथ मेरी बात से सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है। बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब खत्म होता गया
और खादी से जुड़े हुए हमारे गरीब लोग बेरोजगार होते गए। खादी में करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड का डाक विभाग, ऐसी कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणाम स्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा 18 लाख मानव दिन का रोजगार जनरेट होगा। 18 lakhs man days, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप होगा। पूज्य बापू भी हमेशा टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे। और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते होते यहाँ पहुँचा है। इन दिनों सोलर का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, सोलर एनर्जी चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। उसके कारण मेहनत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। खास करके सोलर चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियां भेजते रहते हैं। राजस्थान के दौसा से गीता देवी, कोमल देवी और बिहार के नवादा जिले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिख करके कहा है, सोलर चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारी आय डबल हो गई है और हमारा जो सूत है उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं। और 30 जनवरी पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं तो मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे, इसके आग्रही बने। प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी का पर्व बहुत उमंग और उत्साह के साथ हम सब ने मनाया। चारों तरफ आतंकवादी क्या करेंगे इसकी चिंता के बीच देशवासियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और आन बान शान के साथ प्रजासत्ताक पर्व मनाया। लेकिन कुछ लोगों ने हट करके कुछ बातें की और मैं चाहूंगा कि ये बातें ध्यान देने जैसी हैं। खास करके हरियाणा और गुजरात, 2 राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया। इस वर्ष उन्होंने हर गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका ध्वजवंदन करने के लिए उन्होंने उस गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी है उसको पसंद किया। हरियाणा और गुजरात ने बेटी को महात्म्य दिया, पढ़ी लिखी बेटी को विशेष महात्म्य दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका एक उत्तम संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूं और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूं जिन्हें ध्वजवंदन, ध्वजारोहण का अवसर मिला। हरियाणा ने तो और भी बात की कि गत 1 वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वीआईपी के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया। ये अपने आप में इतना गौरव का पल था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। 1000 बेटे के सामने जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। बड़ी चिंता थी, सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ गया था। और जब मैं हरियाणा पसंद किया तो मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा था कि नहीं साहब वहाँ मत कीजिए, वहाँ तो
बड़ा ही नेगेटिव माहौल है। लेकिन मैंने काम किया और मैं आज हरियाणा को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को अपनी बात बना ली और आज बेटियों के जन्म की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। मैं सचमुच में वहां के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए अभिनंदन करता हूं। पिछली बार मन की बात में मैंने 2 बातें कही थी। एक नागरिक के नाते हम महापुरुषों की स्टैच्यू की सफाई क्यों न करें। स्टैच्यू लगाने के लिए तो हम बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन बाद में हम बेपरवाह होते हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी, प्रजासत्ताक पर्व है तो हम कर्तव्य पर भी बल कैसे दें, कर्तव्य की चर्चा कैसे हो। अधिकारों की चर्चा बहुत हुई है और होती भी रहेगी, लेकिन कर्तव्यों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि देश के कई स्थानों पर नागरिक आगे आए, सामाजिक संस्थाएं आगे आई, शैक्षिक संस्थाएं आगे आई, कुछ संत महात्मा आगे आए और उन सब ने कहीं न कहीं जहां ये स्टैच्यू हैं, प्रतिमाएं हैं, उसकी सफाई की, परिसर की सफाई की। एक अच्छी शुरुआत हुई है और ये सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं है, ये सम्मान अभियान भी है। मैं हर किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खबरें मिली हैं बड़ी संतोषजनक हैं। कुछ लोग संकोचवश शायद खबरें देते नहीं हैं। मैं उन सबसे आग्रह करता हूं, MyGov पोर्टल पर आपने जो स्टैच्यू की सफाई की उसकी फोटो जरूर भेजिए। दुनिया के लोग उसको देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं। उसी प्रकार से 26 जनवरी को कर्तव्य और अधिकार, मैंने लोगों के विचार मांगे थे और मुझे खुशी है हजारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। मेरे प्यारे देशवासियों, एक काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। खैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है, प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फसल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा किसानों को दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन ये योजना की तारीफ हो, वाहवाही हो, प्रधानमंत्री को बधाइयां मिले, इसके लिए नहीं है। इतने सालों से फसल बीमा की चर्चा हो रही है, लेकिन देश के 20-25% से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उसके जुड़ नहीं पाए हैं। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हम कम से कम देश के 50% किसानों को फसल बीमा से जोड़ सकें? बस मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो फसल बीमा के साथ जुड़ता है तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इतनी जन स्वीकृति मिली है, क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना सरल बना दिया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी का इनपुट लाए हैं। और इतना ही नहीं, फसल कटने के बाद भी अगर 15 दिन में कुछ होता है तो भी मदद का आश्वासन दिया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी गति तेज कैसे हो, बीमा के पैसे पाने में विलंब न हो, इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फसल बीमा की प्रीमियम की दर इतनी नीचे कर दी गई, इतनी नीचे कर दी गई है, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नई बीमा योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की अधिकतम सीमा खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% होगी। अब मुझे बताइए, मेरा कोई किसान भाई अगर इस बात से वंचित रहे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप किसान नहीं होंगे, लेकिन मेरी मन की बात सुन रहे हैं। क्या आप
किसानों को मेरी बात पहुंचाएंगे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अधिक प्रचारित करें। इसके लिए इस बार मैं एक आपके लिए नई योजना भी लाया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बात लोगों तक पहुंचे। अभी बात सही है कि टीवी पर, रेडियो पर मेरी मन की बात आप सुन लेते हैं, लेकिन बाद में सुनना हो तो क्या? अब मैं आपको एक नया तोहफा देने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल फोन पर भी मेरे मन की बात सुन सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है, बस एक मिस कॉल कर दीजिए अपने मोबाइल फोन से। मन की बात के लिए मोबाइल फोन का नंबर तय किया है 8190881908 819008 आप मिस कॉल करेंगे तो उसके बाद कभी भी मन की बात सुन पाएंगे। फिलहाल तो ये हिंदी में है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अपनी मातृभाषा में भी मन की बात सुनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए भी मेरा प्रबंध जारी है। मेरे प्यारे नौजवानों, आपने तो कमाल कर दिया। जब स्टार्टअप का कार्यक्रम 16 जनवरी को हुआ, सारे देश के नौजवानों में नई ऊर्जा, नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह मैंने अनुभव किया। लाखों की तादाद में लोगों ने उस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन इतनी जगह न होने के कारण आखिर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया। आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप पूरा समय ऑनलाइन इसमें शरीक होकर के रहे। शायद कोई एक कार्यक्रम इतने घंटे तक लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपने आप को जोड़ करके रखा हो, ऐसा बहुत रेयरली होता, लेकिन हुआ। और मैं देख रहा था कि स्टार्टअप का क्या उमंग है। और लेकिन एक बात जो सामान्य लोगों की सोच है कि स्टार्टअप मतलब कि आईटी रिलेटेड बातें, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कारोबार। स्टार्टअप के इस इवेंट के बाद ये भ्रम टूट गया। आईटी के आसपास का स्टार्टअप तो एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन विशाल है, आवश्यकता अनंत है। स्टार्टअप भी अनगिनत अवसरों को लेकर के आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले सिक्किम गया था। सिक्किम अब देश का ऑर्गेनिक स्टेट बना है, और देश भर के कृषि मंत्री और कृषि सचिवों को मैंने वहां निमंत्रित किया था। मुझे वहां 2 नौजवानों से मिलने का मौका मिला। आईआईएम से पढ़ करके निकले हैं। एक है अनुराग अग्रवाल और दूसरी है सिद्धि करनाणी। वो स्टार्टअप की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए। वे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, और हर्बल पैदावार है, ऑर्गेनिक पैदावार है, इसका ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं। ये हुई ना बात। पिछली बार मैंने मेरे स्टार्टअप से जुड़े लोगों से कहा था कि नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने अनुभव भेजिए। कईयों ने भेजे हैं, लेकिन और ज्यादा आएंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो आए हैं वो भी सचमुच में प्रेरक है। कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान है, उन्होंने ऑनलाइन किचन स्टार्टअप किया है, और वो मध्यम वर्गीय लोग जो रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, उनको वो ऑनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं, उन्होंने किसानों के लिए और खास करके पशुओं का जो आहार होता है, एनिमल फीड होता है, उस पर काम करने का मन बनाया है। अगर हमारे देश के पशु, उनको अच्छा आहार मिलेगा तो हमें अच्छा दूध मिलेगा, हमें अच्छा दूध मिलेगा तो हमारा देश का नौजवान ताकतवर होगा। मनोज गिल्दा, निखिल जी, उन्होंने एग्री स्टोरेज का एक स्टार्टअप शुरू किया है। वे साइंटिफिक फूड स्टोरेज सिस्टम के साथ कृषि उत्पादों के लिए बल्क स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। यानी ढेर सारे सुझाव आए हैं। आप और भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे बार बार मन की बात में अगर स्टार्टअप की बात करनी पड़ेगी तो जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूं, स्टार्टअप की भी करूंगा, क्योंकि आपका पराक्रम
ये हमारी प्रेरणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता अब सौंदर्य के साथ भी जुड़ रही है। बहुत सालों तक हम गंदगी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते रहे, लेकिन गंदगी नहीं हटी। अब देशवासियों ने गंदगी की चर्चा छोड़ स्वच्छता की चर्चा शुरू की है, और स्वच्छता का काम कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल ही रहा है। लेकिन अब उसमें एक कदम नागरिक आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने स्वच्छता के साथ सौंदर्य जोड़ा है। एक प्रकार से सोने पे सुहागा। और खास करके ये बात नजर आ रही है रेलवे स्टेशनों पर। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों देश के कई रेलवे स्टेशन पर वहां के स्थानीय नागरिक, स्थानीय कलाकार, स्टूडेंट्स, ये अपने अपने शहर का रेलवे स्टेशन सजाने में लगे हैं। स्थानीय कला को केंद्र में रखते हुए दीवारों का पेंटिंग रखना, साइन बोर्ड अच्छे ढंग से बनाना, कलात्मक रूप से बनाना, लोगों को जागरूक करने वाली भी चीजें उसमें डालनी, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। मुझे बताया किसी ने कि हजारीबाग के स्टेशन पर आदिवासी महिलाओं ने वहां की स्थानीय सोहराई और कोहबर आर्ट की डिजाइन से पूरे रेलवे स्टेशन को सजा दिया है। ठाणे जिले के 300 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने किंग सर्किल स्टेशन को सजाया। माटुंगा, बोरीवली, खार, इधर राजस्थान से भी बहुत खबरें आ रही हैं, सवाई माधोपुर, कोटा। ऐसा लग रहा है कि हमारे रेलवे स्टेशन अपने आप में हमारी परंपराओं की पहचान बन जाएंगे। हर कोई अब खिड़की से चाय पकौड़े की लारी वालों को नहीं ढूंढेगा, ट्रेन में बैठे बैठे दीवार पर देखेगा कि यहाँ की विशेषता क्या है। और ये न रेलवे का इनिशिएटिव था, न नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव था, ये नागरिकों का था। देखिए, नागरिक करते हैं तो कैसा करते हैं जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ तो तस्वीरें मिली है, लेकिन मेरा मन करता है मैं और तस्वीरें देखूं। क्या आप जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर या कहीं और स्वच्छता के साथ सौंदर्य के लिए कुछ प्रयास किया है, क्या मुझे आप भेज सकते हैं? जरूर भेजिए। मैं तो देखूंगा, लोग भी देखेंगे और औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और रेलवे स्टेशन पे जो हो सकता है वो बस स्टेशन पे हो सकता है, वो अस्पताल में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, मंदिरों के आसपास हो सकता है, गिरजाघरों के आसपास हो सकता है, मस्जिदों के आसपास हो सकता है, बाग बगीचे में हो सकता है, कितना सारा हो सकता है। जिन्होंने ये विचार आया और जिन्होंने इसको शुरू किया और जिन्होंने आगे बढ़ाया, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन हाँ, मुझे फोटो जरूर भेजिए, मैं भी देखना चाहता हूं आपने क्या किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अपने लिए गर्व की बात है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में 4 तारीख से 8 तारीख तक भारत बहुत बड़ी मेजबानी कर रहा है। पूरा विश्व हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है और हमारी नौसेना इस मेजबानी के लिए पुरजोश तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों के युद्धपोत, नौसेना के जहाज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर इकट्ठे हो रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारत के समुद्री तट पर हो रहा है। विश्व की सैन्य शक्ति और हमारी सैन्य शक्ति के बीच तालमेल का एक प्रयास है, एक जॉइंट एक्सरसाइज है। बहुत बड़ा अवसर है। आने वाले दिनों में आपको टीवी मीडिया के द्वारा इसकी जानकारियां तो मिलने ही वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सबको इसको बल देता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता। सीमाएं हमें अलग करती होगी, जमीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने आप को जोड़ सकते, किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था। चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे चौल साम्राज्य हो, सामुद्रिक शक्ति के विषय में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। आज भी
हमारे कई राज्य हैं कि जहां समुंदर से जुड़ी हुई अनेक परंपराएं जीवित हैं, उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। विश्व जब भारत का मेहमान बन रहा है, नौसेना की शक्ति का परिचय हो रहा है, एक अच्छा अवसर है। मुझे भी सौभाग्य मिलेगा इस वैश्विक अवसर पर उपस्थित रहने का। वैसे ही भारत के पूर्वी छोर गुवाहाटी में खेलकूद समारोह हो रहा है, सार्क देशों का खेलकूद समारोह। सार्क देशों के हजारों खिलाड़ी गुवाहाटी की धरती पर आ रहे हैं। खेल का माहौल, खेल का उमंग, सार्क देशों की नई पीढ़ी का एक भव्य उत्सव आसाम में गुवाहाटी की धरती पर हो रहा है। यह भी अपने आप में सार्क देशों के साथ नाता जोड़ने का अच्छा अवसर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने पहले ही कहा था कि मन में जो आता है, मन करता है आपसे खुल करके बांटूं। आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। पिछली बार मन की बात में मैंने परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों से कुछ बातें की थी, लेकिन इस बार मेरी इच्छा है कि जो विद्यार्थियों ने सफलता पाई है और तनाव मुक्त परीक्षा के दिन कैसे गुजारे हैं, परिवार में क्या माहौल बना, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने क्या रोल किया, स्वयं ने क्या प्रयास किए, अपनों से सीनियर ने उनको क्या बताया और क्या किया, आपके अच्छे अनुभव होंगे। इस बार हम ऐसे काम कर सकते हैं कि आप अपने अनुभव मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर भेज दीजिए, और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूंगा उसमें जो अच्छी बातें हो वे आने वाले फरवरी महीने में, मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि देश भर के स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे, टीवी पर देखेंगे, और उनको भी चिंता मुक्त एग्जाम कैसे हो, तनाव मुक्त एग्जाम कैसे हो, हंसते खेलते एग्जाम कैसे दी जाए, इसकी जड़ी बूटी हाथ लग जाएगी। और मुझे विश्वास है कि मीडिया के मित्र इस काम में जरूर मदद करेंगे। हाँ, लेकिन तब करेंगे जब आप सब चीजें भेजेंगे ना, पक्का भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर एक बार अगली मन की बात के लिए अगले महीने जरूर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम, और चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की बात हो, या फिर फसल बीमा की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर खादी की बात हो, तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। और खासकर लोगों से एक बार फिर से उन्होंने 26 जनवरी की अपनी यादों को ताज़ा किया और कहा कि ये एक ऐसा वक्त भी होता है जहां अधिकार और कर्तव्य दोनों की तरफ सोचने का वक्त भी होता है। और उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में तमाम मुद्दों की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों की भी चर्चा की, उनसे भी विचार मांगे, उनसे भी जो अपने अनुभव है उसको साझा करने की बात कही। स्वच्छ भारत अभियान, और वो एक अब अगले स्तर पे जा रहा है और वो सौंदर्य के साथ जुड़ रहा है, इसकी भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। कई जो कोशिशें जो नागरिक अपने स्तर पे कर रहे हैं, खासकर रेलवे स्टेशनों को सजाने संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सिक्किम में जो ऑर्गेनिक स्टेट बना है उसकी भी चर्चा की उन्होंने, और किस तरह से युवा जो है नए विचारों के साथ सामने आ रहे हैं, जिसकी कोशिश और जिसको प्रेरणा लगातार प्रधानमंत्री देते रहे हैं, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। और भी